ये कहना तो लड़का है जो कि एक बॉडीगार्ड होने का दिखावा करता है, लेकिन असलियत में ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन है। और जिस लड़की से वो प्यार करता है उसको बचाने के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है। इस लड़के का नाम कूफा वैम्पीर होता है, जो कि एक मास्टर असैसिन होता है। वो एक ऐसी दुनिया में रहता था जो कि काफी ज्यादा डार्क और आइसोलेटेड थी, क्योंकि इस दुनिया की ज्यादातर हिस्सा डार्कनेस में कवर हो चुकी थी और कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स के द्वारा कब्जा कर ली गई थी। जो थोड़े से कुछ ह्यूमंस बचे थे वो थोड़ी सी जगह पर सरवाइव कर रहे थे, और जो कुछ इंसान बचे थे उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थी। और उनमें से ही बचे जितने भी नोबल्स होते हैं उनके पास माना नाम की एक सुपर नेचुरल पावर होती है, जिससे कि वो लोग बाहर मौजूद मॉन्स्टर्स को मारने का काम करते हैं। अब हमें कूफा को दिखाया जाता है जो कि एक असैसिन मशीन के अंदर होता है, जहां उसके ऊपर बहुत सारे बुलेट्स को फायर किया जाता है। लेकिन कूफा की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो एक ही सेकंड के अंदर बुलेट्स के साथ साथ असैसिन्स को मार डालता है। कूफा की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर कोई भी असैसिन फाइट बैक कर ही नहीं पा रहा। तभी उसी असैसिन ग्रुप का लीडर भी वहाँ से भाग जाता है, जहाँ कूफा का सीनियर उससे मना करता है उसका पीछा करने के लिए, क्योंकि उसका बस टाइम वेस्ट ही होगा। क्योंकि उनके मिशन का मेन मकसद एक लड़की को मारना है जिसका नाम मलिडा एंजल है, जो कि एंजल फैमिली से बिलोंग करती है। और ये एंजल फैमिली वन ऑफ द 3 स्ट्रॉन्गेस्ट नोबल फैमिलीज के अंडर आती है। और ये मिशन कूफा को मलिडा के खुद के ग्रैंडफादर ने दिया होता है, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर को लगता है कि मलिडा उनकी खुद की बेटी है ही नहीं। और क्योंकि इस दुनिया में कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं होता, जिस वजह से कूफा को मिशन दिया गया था और उसे पता करना था कि आखिर मलिडा नोबल्स के फैमिली से बिलोंग करती भी है या नहीं। और कूफा इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है, जहां वो ट्रेन से कॉमनर्स के सेक्शन से सीधा नोबल्स के सेक्शन तक जाता है। और जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरता है तो उसके साथ ही वाले ट्रेन से एक और लड़की उसके साथ उतरती है। तब कूफा अपने मैनर्स दिखाते हुए उसको ट्रेन से उतरने में हेल्प करता है और उसके चीजें को भी उसके साथ कैरी करता है। और जब वो लोग डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो वो लोग एक दूसरे को बाय बोल के अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कूफा अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुका था, जो कि एक नोबल का हाउस था। वहां पर उसका स्वागत भी किया जाता है और तभी कूफा वहां पर अपने क्लाइंट मलिडा एंजल को देखता है। लेकिन अचानक से मलिडा का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन कूफा अपने स्पीड के हेल्प से उसके पास जाके उसको पकड़ लेता है, क्योंकि अगर वो मारी जाएगी तो उसका मिशन कैसे पूरा होगा। इसके बाद ही कूफा मलिडा को नीचे रखता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, और उसके बाद कहता है कि आने वाले 3 सालों के लिए मुझे हायर किया गया है तुम्हारे टीचर के हिसाब से। और इसके बाद ही बेल बज जाता है और मलिडा का ट्रेनिंग सेशन का टाइम हो जाता है। लेकिन मलिडा ये जान के बिल्कुल भी खुश नहीं है कि कूफा उसका एक टीचर और एक बॉडीगार्ड बनने वाला है। इसके बाद ही हमें मलिडा को उसके ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारी लड़कियां होती हैं। उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम नरवा होता है वो कहती है, अरे तुम तो मलिडा हो ना, जिसके पास कोई भी माना ही नहीं है। तुम तो बिल्कुल ही यूजलेस हो, और हाँ तुमने एक ट्यूटर हायर किया है। और इसके बाद ही नरवा मलिडा को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करती है, जहाँ अभी कूफा को रेफरी बनाकर दोनों ही फाइट करने वाले थे। तब हमें बताया जाता है कि माना एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल चीज होती है। ये बहुत ही रेयर लोगों को मिलती है, लेकिन जिनको भी मिलती है उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जिनको भी ये पावर मिलती है उन्हें नोबल कहा जाता है। जनरली जिनको ये पावर मिलनी होती है वो 7 साल के अराउंड में आ जाती है। लेकिन मलिडा का एज 13 साल हो चुका है, लेकिन उसे अभी तक कोई भी माना पावर नहीं मिली। और क्योंकि मलिडा वन ऑफ द 3 स्ट्रॉन्गेस्ट नोबल फैमिलीज में से बिलोंग करती है और उसके पास कोई भी माना नहीं है, तो सब उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। हालांकि कूफा ने जब मलिडा का फाइटिंग स्टाइल देखा था तो उसे उसका फाइटिंग स्टाइल काफी पसंद आया था, लेकिन उसके पास कोई भी माना नहीं था, जिस वजह से वो हार जाती है। और उसके बाद उसको सारे लोग बहुत ज्यादा बुली करते हैं, जिस वजह से वो उधर से रोते रोते चली जाती है। इसके बाद हमें रात को कूफा को दिखाया जाता है, जो कि एक लेटर लिख रहा था। उस लेटर में सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए मलिडा के ग्रैंडफादर को कूफा सारी बातें बता देता है और ये कंफर्म करता है कि मलिडा एंजल फैमिली की बेटी नहीं है। और फाइनली इसके बाद ही कूफा का मिशन चालू होता है, क्योंकि अभी उसे मलिडा को मारना है। हालांकि पहली बार कूफा को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गलत करने वाला हूँ। कूफा उसके हार्डवर्क को देख के और उसके पैशन को देख के उसे काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ था। हालांकि इन सब को साइड रख के जब वो उसके रूम में चुपचाप उसे मारने के लिए जाता है तो वो उसके रूम में उसको नहीं पाता। तब कूफा उसको पूरी सिटी में बहुत देर तक खोजता है और करीबन 1 घंटे के बाद कूफा को फाइनली मलिडा मिल जाती है। हम देखते हैं मलिडा के पास 3 मॉन्स्टर्स थे जो कि मिलके उसके ऊपर अटैक कर रहे थे।
कूफा छुपके ये देख रहा था और सोच रहा था कि ये पक्का उसके ग्रैंडफादर के द्वारा मलिडा के ऊपर छोड़ा गया कोई मॉन्स्टर्स है। उसके ग्रैंडफादर उसको फोर्स करके उसकी माना को बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन ये क्लियरली वर्क नहीं करता। दूसरी तरफ हम मलिडा को देखते हैं जो कि उन तीनों मॉन्स्टर से लड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करती है, लेकिन लड़ते लड़ते उसका स्वॉर्ड टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तब वो मॉन्स्टर्स उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। दूसरी तरफ हमें कूफा को दिखाया जाता है जो सोच रहा था आखिर ये चिल्ला कर किसी की हेल्प क्यों नहीं मांग रही। दूसरी तरफ हम मिलेडी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो तभी चिल्लाना स्टार्ट करती है जबकि वो मॉन्स्टर्स उसके बाल पकड़कर उसको काटने लगते हैं। वो कह रही थी कि प्लीज मेरे इस बाल को मत काटना, क्योंकि अगर तुमने इस बाल को काट दिया तो मैं अपने फैमिली की मेंबर नहीं रह जाऊंगी। मेरा साथ देने वाला मेरे पास इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बस एक मेरी मदर ही थी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, और मेरे हेयर्स मेरे मदर की आखिरी निशानी है। कूफा ये सब और नहीं सह पाता और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक ही सेकंड के अंदर वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और उसके बाद वो मिलेडी के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मिलेडी का विश्वास इतना ज्यादा नाजुक है कि वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकती। कूफा को अचानक से बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि बचपन से ही मिलेडी के पास उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। तब कूफा कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा रिस्की चीज होगी। अगर ये काम कर जाती है तो तुम्हारी माना एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन अगर ये काम नहीं करती तो तुम मारी जा सकती हो, और एक इतना ज्यादा खतरनाक काम मैं तुमसे बिना पूछे नहीं कर सकता। तभी मिलेडी बिना हेजिटेशन के कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है तो मेरे से बिना पूछे भी तुम इसे कर सकते हो। और जैसे ही कूफा को ये कंफर्मेशन मिलता है तो वो एक ड्रिंक निकालता है और उसको पिला देता है। और हाँ, ये ड्रिंक उसने अपने मुंह से सीधा उसके मुंह पे डाला था। इसके बाद ये मिलेडी बेहोश हो जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली ये चीज सक्सेसफुल हो चुकी थी और उसको एक माना मिल चुका था और वो बिल्कुल एक सुपर सैयन की तरह दिख रही थी। लेकिन हाँ, कूफा ये सब बिल्कुल चुपचाप एक साइड से देख रहा था क्योंकि उसने अभी जो किया वो उसके कोड ऑफ कंडक्ट से बिल्कुल ही खिलाफ है। और अभी कूफा को मिलेडी से ये छुपाना होगा कि वो एक असैसियन है, और दूसरी तरफ उसे अपने गिल्ड से ये छुपाना होगा कि उसने मिलेडी की हेल्प की है। अगर दोनों में से कोई भी राज बाहर आते हैं तो दोनों के लिए वो उसका अंतिम दिन होगा। उसी रात हमें बाद में दिखाया जाता है कि कूफा मिलेडी का पूरा बॉडी को चेकअप करता है क्योंकि जिस सीरम की मदद से उसने माना को अवेकन किया है उससे उसके बॉडीज को कुछ इंजरीज भी आ सकती है। मिलेडी काफी ज्यादा शर्मा रही थी क्योंकि उसने कोई ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। वो कूफा से पूछती है तो क्या तुम्हें ये सब करते हुए अजीब नहीं लग रहा? कूफा कहता है कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये करना ही होगा क्योंकि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है, और अगर मेरी वजह से तुमको कुछ हो गया तो मैं बहुत ज्यादा पछताऊंगा। मिलेडी इस बात को समझती है और उसे लगता है कि कम से कम उसे कोई मिला जो कि उसके बारे में सोचता है। इसके बाद मिलेडी उसकी बॉडी की पूरी एक्सेस कूफा को दे देती है क्योंकि उसे कहीं भी चेक करना हो तो वो कर सकता है। इसके बाद ही कूफा उसको थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कहने जा रहा हूँ। जो माना मैंने तुमको दी है वो माना एक्चुअली तुम्हारी खुद की माना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये तुम्हारी फैमिली से इनहेरिट की गई माना नहीं है, ये मेरी ही माना है जो कि मैंने तुम्हें शेयर की है, और इस माना को समुराई माना कहा जाता है। लेकिन मिलेडी, ये माना भी काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम चाहो तो इस माना से प्रैक्टिस करके सबको साबित कर सकती हो। मिलेडी कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कूफा, और हाँ, मुझे खुशी है कि तुम्हारे ब्लड में जो माना फ्लो कर रहा है वो मेरे पास भी है। इसके बाद ही हमें बताया जाता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक टूर्नामेंट चालू होने वाला है, और इस टूर्नामेंट को लेके सारे नोबल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जहाँ पर हमें नरवा को दिखाया जाता है जिसके दोस्त उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे और कहते हैं कि ये टूर्नामेंट तो तुम ही जीतने वाली हो। जहाँ पर हम नरवा को देखते हैं जिसे लग रहा था कि उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, और तब नरवा मिलेडी के पास जाती है और उसको बुली करने लगती है, और मिलेडी वहाँ पर चुपचाप खड़ी रह जाती है और कुछ कह भी नहीं पाती। और ये सब दूर में खड़े रहकर कूफा भी सुन रहा था और उसे ये चीज बहुत बुरी लगती है। बाद में जब दोनों एक साथ जा रहे थे तब मिलेडी कहती है, मेरा माना अवेकन हो चुका है लेकिन अभी भी लोग मुझे बुली कर रहे हैं। कूफा कहता है कि भले ही तुम्हारा माना अवेकन हो चुका है लेकिन तुम्हारा माना अभी इनपरफेक्ट है। टूर्नामेंट बहुत ही जल्दी आने वाला है और उससे पहले अगर तुम अपने माना को अच्छे से ट्रेन कर लो तो तब तुम उसको एक ही बार में टूर्नामेंट में उसकी औकात उसे दिखा सकते हो। तभी कूफा नोटिस करता है कि उन दोनों की बात पीछे से कोई सुन रहा था। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो ये पता चलता है कि वो ब्लू बालों वाली लड़की जो कि मिलेडी की खुद की कजन थी, उसका नाम एलिस था, और साथ ही साथ वो लाल बालों वाली लड़की जो कि कूफा को ट्रेन में मिली थी
थी और उसका नाम वो रोजेरी बताती है। रोजेरी को देखकर मिलेडी कहती है, अरे ये तो वही आइडल है जो कि दिन ब दिन पॉपुलर हो रही है। एक्चुअली रोजेरी एक कॉमनर है जो कि अपने टैलेंट के बल पर नोबल का टाइटल हासिल की है। इसके बाद ही रोजेरी कूफा को पूछती है, तो क्या तुम फ्री हो, तुम मेरे साथ कॉफी में चलना चाहोगे? लेकिन हमारा कूफा बिल्कुल ही सिग्मा निकलता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लड़कियों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यह कूफा इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि रोजेरी बस अपने बारे में ही सोच रही थी। यहाँ पर रोजेरी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि देखते जाओ टूर्नामेंट में मैं तुम्हारी स्टूडेंट को कैसे हराती हूँ। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टूर्नामेंट काफी पास आ चुका था और मिलेडी काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि उसे अभी तक अच्छे से माना को यूज करना नहीं आया था। कूफा उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे समझाता है, लेकिन तभी अचानक से साइड से एक कैरेज गुजर के जाती है और उसके अंदर ही मिलेडी ने उसके फादर को देखा था जो कि उस कैरेज में बैठ के जा रहा था। मिलेडी अपने फादर को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो रुक जाती है। उसकी कंडीशन हर टाइम के साथ आते हुए खराब होते जा रही थी। ऊपर से उसका और मजाक उड़ाने के लिए वहाँ पर नरवा भी आ जाती है जो कि आते साथ उसका बहुत सा मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी पार्टी फॉर्म करेगा वो उतना ही ज्यादा बदकिस्मत होगा जैसे कि तुम्हारी फैमिली। अब मिलेडी धीरे धीरे डिप्रेस होते जा रही थी जिस वजह से अचानक से कूफा बीच में बोलता है और नरवा को कहता है कि तुमने अगर और बकवास की तो मेरे कान से खून आने लगेंगे, तो शांति से रहो और अपना मुंह बंद रखो। और ये सुनने के बाद नरवा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम जैसे एक बेकार ट्यूटर खुद को समझते क्या हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिलेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और नरवा की हाथ को हटाते हुए कहती है कि अपने ये बेकार से मुंह से मेरे टीचर कूफा का नाम मत लेना, और उसको धमकी भी देती है कि मैं तुम्हें टूर्नामेंट में बहुत बुरी तरीके से हराऊंगी। बहुत ही जल्दी टूर्नामेंट भी चालू होने वाला था और वहाँ पर प्रीमियर सीट्स में हम मिलेडी के फादर और उसके ग्रैंडफादर को भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम मिलेडी के दोस्तों को देखते हैं जो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो मिलेडी और सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। लेकिन मिलेडी कहती है कि चिंता मत करो, इस बार मैं भी लड़ूंगी। कुछ देर बाद वहाँ पर मौजूद प्रिंसिपल ये अनाउंस करती है कि ये फाइट ऑफिशियली चालू होता है। वहाँ मौजूद सारे लड़कियां अपने माना को एक्टिवेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर रश कर देते हैं, जहाँ मिलेडी एक डीप ब्रेथ लेती है और नरवा की तरफ भागना चालू कर देती है। नरवा भी अपने माना को एक्टिवेट करके उसके तरफ जा रही थी और सोच रही थी कि उसे फिर से ह्यूमिलिएट करेगी और उसे उसकी औकात फिर से दिखाएगी। और आखिर में जब नरवा अपने माना के हेल्प से उसके ऊपर अटैक करती है तो आखिरी मोमेंट पे मिलेडी भी अपने माना को एक्टिवेट करती है और उसके अटैक को पहली बार ब्लॉक कर देती है। वहाँ पर मौजूद सारे सिटीजन्स और कॉन्टेस्टेंट्स साथ ही में उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे और नरवा को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर मिलेडी ने माना कैसे यूज कर लिया। लेकिन तब नरवा कहती है कि अगर तुमने माना यूज भी कर लिया तब भी तुम कुछ नहीं कर सकती। और तब नरवा उसके ऊपर फिर से एक अटैक करने वाली थी, लेकिन तब मलेडा भी अपने स्वॉर्ड की मदद से एक अटैक करने का दिखावा करती है और स्वॉर्ड की जगह वो उसे अपने पैर से एक बहुत ही जोरदार किक मारती है जिससे कि उसे बहुत ही जोर से लगता है और वो एक स्टोन से जाके टकराती है। हालांकि नरवा की यहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन तब वो फिर से खड़ी होती है और अपनी पूरी पावर को रिलीज करती है और इस बार उसने अपने पूरी पावर के साथ मलिडा के ऊपर अटैक किया था और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा अरीना टूट चुका था। जहाँ हम मिलेडी को देखते हैं जो कि चुपचाप एक जगह पर बैठी थी। नरवा उसके पास आती है और कहती है कि अगर तुम सरेंडर कर देती हो तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगी, हाँ लेकिन ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी बेइज्जती जरूर करूंगी। लेकिन अचानक से मिलेडी अपने स्वॉर्ड को नरवा के नेक पे रख देती है और कहती है कि कूफा के अटैक से इससे ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद ही नरवा और मलिडा दोनों का ही बहुत देर तक फाइटिंग कंटिन्यू होता है। लेकिन एक टाइम के बाद मलिडा का माना धीरे धीरे वैनिश हो जाता है और वो बहुत ही जोर से नीचे गिरती है। कूफा पैनिक करने लगता है कि आखिर अभी क्या होगा, क्योंकि नरवा अभी तक उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर रही थी और उसे मारे जा रही थी। वो कहती है कि अगर तुम हार नहीं मानोगी तो मुझे ये करना ही होगा, और वो एक ऐसा अटैक उसके ऊपर करने जा रही थी जो कि टूर्नामेंट में यूज करना इलीगल था। लेकिन तभी मिलेडी एक आखिरी बार के लिए अपने माना को एक्टिवेट करती है और एक फैंटम ब्लेड नाम के अटैक को उसके ऊपर करती है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो नरवा को सीधा टूर्नामेंट से बाहर फेंक देता है। कूफा तब रियलाइज करता है कि मलिडा ने ये अटैक उसको देखकर सीखा है। कूफा के एक्स्ट्रा सेशंस के बाद भी जो वो प्रैक्टिस खुद से करती थी उसमें उसने फैंटम ब्लेड को सीख लिया था और इसके बाद ही मिलेडी और उसकी टीम मिलके उस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं।
अब फाइनली मिलेडी जब ये टूर्नामेंट जीत जाती है तो वो कूफा के पास जाती है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि कूफा उसके सिर पर हाथ रखेगा और उसे एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देगा। लेकिन हम कूफा को देखते हैं जो उसके सिर पे हाथ रखने की जगह उसको हवा में उठा देता है और उसे कहता है कि उसने जितना सोचा था मिलेडी ने उससे बहुत अच्छा किया। वहाँ पर कुछ देर बाद मिलेडी के ग्रैंडफादर आते हैं जो कि कह के जाते हैं कि ज्यादा खुश मत होना क्योंकि ये बस एक स्कूल का टूर्नामेंट था। अगर तुम्हें खुद को प्रूव करना है तो तुम्हें इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जाके उसमें फर्स्ट रैंक लाना होगा। अब ये सुन के मिलेडी को बुरा लगता है, लेकिन कूफा कहता है कि तुम इसके ब्राइट साइड को देखो, जहाँ तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमसे बात तक नहीं कर रहे थे कम से कम वो बात तो कर रहे हैं। जहाँ इसके बाद हमें टूर्नामेंट का सेकंड राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस ये मैच को सिंगल हैंडेडली बहुत इजीली जीत जाती है। अब हमें बहुत दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कूफा और मिलेडी एक टेबल पे बैठे होते हैं। मिलेडी बोलती है, तो कूफा क्या तुम आने वाले फेस्टिवल में मेरे साथ डांस करना चाहोगे? तब कूफा कहता है कि देखो मैं पहले से ही ये फेस्टिवल्स वगैरह में नहीं मानता क्योंकि मैं जहाँ पर बड़ा हुआ हूँ वो काफी डार्क जगह थी और वहाँ पर ये फेस्टिवल्स वगैरह नहीं होते थे। अब ये सुन के मिलेडी को काफी बुरा लगता है और वो कहती है, कूफा मैं चाहती हूँ कि तुम पहले दिन मेरे साथ कैंप फायर में डांस करो। तब कूफा कहता है कि पहले दिन मेरे को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन आ गया है, लेकिन मिलेडी क्योंकि तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की है तो मैं आखिरी दिन तुम्हारे साथ डांस जरूर करूंगा। अब हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग डांस के लिए अपने अपने कॉस्ट्यूम में थे, लेकिन मिलेडी की कजन यानी कि एलिस को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन मिल रहा था क्योंकि उसने जो कॉस्ट्यूम पहना था उसके लिए वो स्पेशल मेड बनाया गया था। हालांकि कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं लेकिन कुछ लोग उसकी बहुत ज्यादा बुराई भी करते हैं, जिस वजह से एलिस को काफी बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। मिलेडी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। तब एलिस कहती है कि तुम्हारे जैसे मैं भी एक नॉर्मल कपड़ा पहनना चाहती थी, लेकिन मेरे मेड ने मेरे को वो कपड़े पहनने ही नहीं दिए। अब आगे मिलेडी कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे वहाँ पर कुछ किडनैपर्स आ चुके थे जो कि दोनों को ही किडनैप करके एक अबैंडन्ड जगह पर ले जाते हैं। जब मिलेडी की आंखें वहाँ पर खुलती है तो वो देखती है कि उसके बॉडी पर हर जगह पर ट्रैप्स बांध दिए गए थे और वो ट्रैप्स माना को अब्सॉर्ब करते हैं, जिस वजह से वो लोग माना यूज भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर वो किडनैपर्स आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हम कोई किडनैपर्स नहीं है, हम एक्चुअली में एक आर्टिफिशियल मॉन्स्टर है और हमें ऑर्डर किया गया है कि तुम्हारी कजन एलिस के माना को निकाल के तुम्हारे अंदर माना को इंजेक्ट किया जाए, जिससे कि तुम्हारे पास भी एक टॉप क्लास नोबल की माना आ जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें इसकी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि इसके बाद तुम आखिर बचोगे या फिर मारे जाओगे। मिलेडी डर जाती है और वो पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे याद आता है कि ये जगह म्यूजियम से घिरी हुई है तो यहाँ पर उसे बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स एलिस को लाके वहाँ पर पटक देते हैं ताकि वो माना को ट्रांसफर कर सके, लेकिन एलिस काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि एलिस को बचपन से ही मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डर लगता है। तब मिलेडी सोचती है कि जैसे बचपन में वो एलिस को बचा करती थी अभी भी उसे करना होगा क्योंकि आखिर वो कुछ भी हो उसकी बड़ी बहन है। तब मिलेडी आसपास देखती है और वहाँ पर एक डायनासोर के स्टैचू को उन मॉन्स्टर्स के ऊपर गिरा देती है और फटाफट वहाँ पर एलिस को लेके वहाँ से भाग जाती है। थोड़ा सा दूर आके मिलेडी म्यूजियम का मैप देखती है जहाँ वो डिसाइड करती है कि वो इमरजेंसी गेट से निकलेगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि वो बैंडेजेस के वजह से वो लोग माना यूज नहीं कर सकते। तब मेलिडा को याद आता है कि एलिस के कपड़े और उसके हेयर बैंड एक मैजिक आइटम से बने हुए हैं, लेकिन इतनी देर में ही वहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और मिलेडी को एक बहुत ही जोर का मारते हैं और एलिस को दूसरा मॉन्स्टर पकड़ लेता है। लेकिन तभी मिलेडी उससे हेयर बैंड के ज्वेल को निकाल के उसमें से आग निकालती है। अब उस आग को लेके उस मॉन्स्टर को डराने के लिए मिलेडी उसके तरफ भागती है और उस आग को उसके मुंह के अंदर घुसा देती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और तब फिर से मिलेडी जितनी दूर हो सके एलिस को लेके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जैसे जैसे ही मिलेडी और एलिस इमरजेंसी डोर के पास जाते हैं वहाँ देखते हैं कि और बहुत सारे मॉन्स्टर्स खड़े थे और अब सबसे पहले वो मॉन्स्टर उस आग को बुझा देता है और इसके बाद वो एलिस को मार के बहुत ही दूर फेंक देता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि आखिर तुम दोनों इतने ज्यादा पावरफुल होगे, लगता है कि तुम्हें मार देना ही सही होगा। और अब मॉन्स्टर का लीडर मिलेडी को मारने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा हीरो कूफा और रोजेरी गेट को तोड़ के अंदर आते हैं। आते साथ ही कूफा बाकी दोनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को एक ही झटके के अंदर मार डालता है। दूसरी तरफ हम रोजेरी को देखते हैं जो अपने माना को रिलीज करते हुए एलिस और मिलेडी को प्रोटेक्ट करती है।
अब एलिस और मिलेडी को रोजेरी के ऊपर छोड़ के कूफा मेन कल्प्रिट को पकड़ने जाता है। जब कूफा थोड़े से आगे जाता है तो वहाँ पर उसे मेन मॉन्स्टर दिखता है, जो कि कूफा को देखते साथ ही कहता है, अच्छा तो तुम हो, मुझे लगा ही था, क्योंकि तुम मिलेडी को मारने में नाकामयाब रहे तो अभी ये टास्क हमारे ऊपर ट्रांसफर हो चुका है। कूफा जल्दी समझ जाता है कि मिलेडी के ग्रैंडफादर ने ही ये टास्क उनको दिया है। अचानक से तभी वो मॉन्स्टर एक जायंट ड्रैगन को समन कर लेता है। वो कहता है कि ये एक ऐसा बीस्ट है जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है और इसके स्टैट्स मैक्स आउट हो चुके हैं। कूफा उस मॉन्स्टर को देख के बिल्कुल दंग रह चुका था। तभी वो ड्रैगन अचानक से कूफा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही कूफा उसे डॉज करता है तो पीछे से वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो मॉन्स्टर लगातार पीछे से उसके ऊपर अपने बैंडेजेस से हमला किए जा रहा था, लेकिन तब कूफा जल्दी अपने स्पीड का कमाल दिखाते हुए अपने सबसे खतरनाक अटैक को उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर बहुत ही दूर जाके गिरता है। लेकिन बहुत ही जल्दी उस मॉन्स्टर को एक टाइम मिल चुका था जब वो कूफा के ऊपर हमला कर सके। जब कूफा उस ड्रैगन से लड़ने में बिजी था तब पीछे से मॉन्स्टर एक बैंडेज को कूफा के ऊपर लगा देता है और अब वो बैंडेज धीरे धीरे कूफा के सारे माना को अपने अंदर सील कर रहा था। कूफा को अभी सामने कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था, जिस वजह से वो अपने स्वॉर्ड को लेके अपने ही हाथ को काट देता है। ये देख के वो मॉन्स्टर बिल्कुल चौंक चुका था और कूफा से पूछता है कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम उसको इतनी बेचैनी से बचाना चाहते हो। कूफा कहता है कि तुम ये पूछते हो कि आखिर उस लड़की में क्या है। उसे बचपन से ही किसी का भी प्यार नहीं मिला जैसे कि मुझे नहीं मिला, और मैं उसका तब तक साथ दूंगा जब तक कि वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं बन जाती। और इसके बाद ही हम कूफा का रियल फॉर्म देखते हैं। जैसे ही कूफा ट्रांसफॉर्म करता है तो उसके बाल व्हाइट कलर में चेंज हो जाते हैं, साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना फील्ड भी बन जाता है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद कूफा अपने कटे हुए हाथ की तरफ जाता है और वो सबके सामने अपने हाथ को पकड़ के फिर से अपने शरीर में जोड़ लेता है। और ये देख के उस मॉन्स्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मॉन्स्टर को जल्दी पता लग जाता है कि कूफा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैम्पायर है। तब कूफा पास आता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं एक हाफ मॉन्स्टर और हाफ ह्यूमन हूँ, और अगर तुम मेरा एक काम करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हें बस मेरा इतना सा काम करना है कि तुम्हें मलिडा के ग्रैंडफादर के पास जाके बस इतना कहना है कि मलिडा के पास जो माना है वो उसकी फैमिली से ही बिलोंग करती है। इसके बाद ही हम कूफा को देखते हैं जो कि मिलेडी के साथ था, और वो कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा। और इसके बाद ही कूफा अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जहां मिलेडी भी अपने हाथ को खुशी खुशी आगे बढ़ाती है। और तब वो कूफा को पूछती है, तो आखिर तुम मुझे कितने साल तक गाइड करने वाले हो कूफा? मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं 18 की ना हो जाऊँ तब तक तुम मेरे साथ रहो। तब कूफा कहता है कि जब तक तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसके बाद ही दोनों एक बहुत ही अच्छा सा डांस करने लग जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एलिस और मलिडा एक बहुत ही अच्छी टीम बन चुके थे। दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो कि अभी तक कूफा से चिपक रही थी, लेकिन आपको पता ही है कि हमारा कूफा एक सिग्मा है। तब वो रोज को हटाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों एक मिशन में हैं, तो तुम्हें अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करके चलना चाहिए। अब हमें बताया जाता है कि ये सब मिलके एक आइस कैसल के अंदर जा रहे थे, जहाँ पर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बहुत ही जल्दी चालू होने वाला था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स गैदर हो चुके थे, और वहाँ पर जैसे ही असेंबली चालू होने वाली थी उससे पहले मलिडा एलिस को पूछती है, तो एलिस क्या तुम मुझे अपने टीम में लेना चाहती हो? हालांकि दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा हो चुका था, लेकिन फिर भी एलिस मलिडा को अपनी टीम में लेने से पहले थोड़ा सोचती है, और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी तभी वहाँ पर वो प्रिंसिपल बोलने लग जाती है। इस कंपटीशन का नाम द लूना टूर्नामेंट है, और ये टूर्नामेंट हमारे एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने हमारे एकेडमी से 2 ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है जो कि हमारे टूर्नामेंट में इस एकेडमी से खेलने वाले हैं। सबको लग रहा था कि प्रिंसिपल ने 3rd ईयर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल या फिर नरवा को चूज किया होगा, लेकिन सब लोग तब शॉक हो जाते हैं जबकि प्रिंसिपल ने एलिस और मिलेडी को चूज किया था। एलिस और मिलेडी को स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है, जो कि खुद भी बहुत ज्यादा शॉक थे कि आखिर वो लोग कैसे चूज हो सकते हैं। तब प्रिंसिपल कहती है कि तुम दोनों अपने अपने कैंडिडेट्स को चूज कर सकते हो जिन्हें भी तुम्हें अपने टीम में लेना है। एलिस के टीम में तो लोग आ जाते हैं, लेकिन जब मिलेडी किसी को अपने टीम में लेने के लिए कोशिश करती है तब वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स का मुंह देख के उसे लग रहा था कि कोई भी उसके टीम में नहीं आना चाहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नरवा हाथ उठाती है और कहती है कि मैं मिलेडी के टीम में जाना चाहती हूँ। इसके बाद ही वहाँ पर एक 3rd ईयर की स्टूडेंट जिसका नाम क्रिस्टा था वो भी कहती है कि मैं भी मिलेडी के टीम में जाना चाहती हूँ। और इसके बाद ही टीचर कहती है तो ठीक है, बहुत ही जल्दी अभी टूर्नामेंट चालू होने वाला है।
हालांकि इसके बाद सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि तुमने कुछ ना कुछ गलत काम तो किया होगा जिस वजह से प्रिंसिपल ने तुम्हारा नाम लिया। हालांकि ये चीज मिलेडी को काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि कूफा मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। तब कूफा मिलेडी को गले लगाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगी और मिलेडी मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं नरवा को और मलिडा को जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे और हम नहीं पता कैसे लेकिन नरवा मलिडा की अच्छी दोस्त बनते जा रही थी। तब बहुत देर ट्रेनिंग कर लेने के बाद जब मलिडा रेस्ट कर रही थी तब वो सोच रही थी कि आखिर एलिस कैसा कर रही होगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में मलिडा अपने ही बहन से लड़ने वाली थी। तभी वहाँ पर अचानक से एक अननोन लड़की आती है जो कि आकर मलिडा को कहती है तो तुम मलिडा एंजल हो, अगर मैं सही हूँ तो तुम और एलिस दोनों ही एंजल फैमिली से बिलोंग करते हो। मैं सच में इस फैमिली की बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे ट्रेनिंग में हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन ये कहने के बाद ही वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि कूफा इसको नहीं देख रहा था। कूफा को उस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा शक होता है और क्योंकि कूफा एक बहुत ही ज्यादा माहिर असैसिन है तो उसे ये पता लगने में देर नहीं होता कि वो एलिस की ही एक मेड है। मेड कूफा को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे देखा। और तब उसकी मेड एलिस मिलेडी और बाकी सबके सामने ही एक्सेप्ट करती है कि उन दोनों का नाम उसी ने दिया था ताकि एलिस जो कि मिलेडी की खुद की कजन है वो उसको नीचा दिखाकर उसे हरा सके। और ये देख के मिलेडी को काफी बुरा लगता है और वो चिल्लाकर कहती है कि मैं ये प्रूफ करके रहूंगी कि मैं अपनी बहन से कम नहीं हूँ। बाद में हम कूफा को देखते हैं जो कि मिलेडी को अपने रूम तक छोड़ के वहाँ से बाहर निकलता है और जैसे ही कूफा बाहर निकलता है तो उसके पीछे उसे एक ब्लैक कलर का पेपर प्लेन महसूस होता है और वो प्लेन एक्चुअली में उसके गिल्ड से एक साइन था। इसका मतलब ये है कि कूफा के गिल्ड वाले उसके साथ बात करना चाहते हैं। इसके बाद के सीन में जब कूफा उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे बुलाया गया था वहाँ कूफा को अपने ही गिल्ड का एक और स्ट्रॉन्ग मेंबर देखने के लिए मिलता है और उसका नाम हमें ब्लैक मैनियक बताया जाता है। और वहीं पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो बस अपने मैजिक की हेल्प से ही बात करता है। वो कहता है कि हमारे गिल्ड के लीडर तुम्हारे इनकम्प्लीट मिशन के बारे में पूछ रहे हैं और ये याद रखना कि अगर तुम इस मिशन को या फिर हमारे गिल्ड को धोखा देते हो तब मैं तुम्हें और साथ ही साथ उस मिलेडी को भी मार डालूंगा। ये सुन के कूफा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी कर लो तुम मेरे को और मेरे स्टूडेंट को नहीं हरा सकते। तब वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। ये सब सुन के कूफा काफी ज्यादा नाराज हो चुका था और दोनों ही यहाँ पर लड़ने वाले थे और अचानक से तभी रोज आ जाती है जो कि ब्लैक मैनियक को पीछे से हमला कर देती है। तब हम ब्लैक मैनियक को देखते हैं जो कि इस बार गुस्सा हो चुका था और कहता है कि ये एक साफ बिट्रेयल है। लेकिन रोज भी कूफा के साथ खड़ी थी और कहती है कि चिंता मत करो हम एक साथ इसे लड़ेंगे। तब ब्लैक मैनियक अपने पास में से एक बहुत ही खतरनाक तलवार निकालता है। दूसरी तरफ कूफा भी रेडी था इस लड़ाई को लेने के लिए, लेकिन इस लड़ाई की आवाज को सुन के वहाँ पर अचानक से बहुत सारे लोग आने लगते हैं और क्योंकि ब्लैक मैनियक अपने आप को वहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता जिस वजह से वो कूफा को वार्निंग देके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अभी मैं जा रही हूँ लेकिन हमेशा मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी। उसके जाने के बाद ही रोज पूछती है कि कूफा आखिर ये कौन था। तब कूफा कहता है कि हमारे गिल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और ये एक ऐसा क्लाउन है जो अगर चाहे तो सातों बड़े मेजेस की एबिलिटीज को भी कॉपी कर सकता है। दूसरी तरफ हम एलिस और मलिडा को एक रूम में देखते हैं जहाँ पर एलिस कहती है मलिडा मैं तुमसे जानबूझ के इस टूर्नामेंट में हार जाऊंगी ताकि यहाँ मौजूद सारे लोग तुम्हें एक्नॉलेज कर सके और तुम्हें और मुझे खुद भी पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती। और एलिस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसका दिल और ज्यादा टूट जाता है। अगले सीन में हम कूफा और रोज को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के साथ बात कर रहे थे और ब्लैक मैनिया के बारे में उसको सब कुछ बताते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं अगर हो सके तो ये टूर्नामेंट को बंद कर दिया जाए। लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि अगर ये दुनिया भी खत्म हो जाए तो ये टूर्नामेंट बंद नहीं होगा। दूसरे सीन में हम रोज को देखते हैं जो नोटिस करती है मलिडा को चुपचाप अकेले बैठे खाते हुए। तब रोज एलिस के पास जाती है और पूछती है तो क्या मलिडा और तुम्हारे बीच में फिर से कुछ हुआ है। एलिस तो कुछ भी नहीं बोल रही थी लेकिन तभी उसका मेड सब कुछ बोल देती है। हालांकि ये मत सोचना कि मलिडा बिल्कुल भी अकेली है क्योंकि उसके पास उसके सांप जैसे दोस्त नरवा और क्रिस्टा मौजूद है। इसके बाद दिन गुजरते जाते हैं और एक साथ इनके बॉन्ड थोड़े थोड़े क्लोज आते जाते हैं। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि मलिडा अकेले रूम में बैठी थी जहाँ पर कूफा आता है
और उसको आकर कुछ खाना देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे बताना चाहती हो कि आखिर एलिस और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। और मलिडा भी सब कुछ सच सच बता देती है और ये भी बताती है कि कैसे एलिस उसकी छोटी बहन है और उसे लगता है कि उसे पर्पस में उससे हारना होगा। मलिडा को हमेशा से ऐसा लगता आया था कि उसकी छोटी बहन के लिए वो एक रोल मॉडल है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आखिर उसके लिए मैं कुछ थी भी या नहीं। कूफा उसको इन सब के बारे में ज्यादा सोचने के लिए मना करता है और कहता है कि इसके बाद जब भी तुम उसे मिलोगी तो उससे अच्छे से बात करना। अब इसके बाद ये अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ ट्रायल टूर्नामेंट चालू होने वाला था। प्रिंसिपल कहती है कि ये टूर्नामेंट तब खत्म होगा जब एक टीम दूसरे टीम के पास से एक बैच को छीन लेती है। दोनों ही टीम बिल्कुल रेडी थी और ये टूर्नामेंट चालू हो जाता है, जहां हम देखते हैं मलिडा की टीम एक दूसरे के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही उनकी टीम अरीना में एंटर करती है तो पीछे से एक लड़की अचानक से हमला करती है, जिससे कि नरवा आराम से ब्लॉक कर देती है। जहां और भी बहुत सारे टीममेट्स अटैक करने लगते हैं, जिनको कि क्रिस्टा और नरवा संभाल लेते हैं। और वो दोनों ही कहते हैं कि मलिडा तुम जाओ और अपनी बहन से लड़ो। मलिडा भी उनके बातों को मानते हुए आगे जाती है और देखती है कि एलिस बिल्कुल ही एक फाइट के लिए रेडी थी। तब मलिडा आगे जाके कहती है कि आज तुम बता दो कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो एलिस। तभी एलिस कहती है कि मैंने कभी भी आपसे नहीं लड़ा क्योंकि मुझे ये जानना नहीं था कि आप कितनी ज्यादा वीक हो। अगर मैं ये जान जाती तो मैं कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती। एलिस को ऐसा लगता था कि उसकी बड़ी बहन कभी भी उससे जीत नहीं सकती, लेकिन इस बार मलिडा दुखी की जगह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ये मैच को मैं ही जीतूंगी। लेकिन तब एलिस कहती है कि 100 सालों में भी आप मुझसे नहीं जीत सकते। और इसके बाद ही दोनों अपने फाइनल अटैक्स की तैयारी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर करने वाले थे। लेकिन तभी हम मलिडा को देखते हैं जो कि एक अटैक करती है, जिससे कि एलिस का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। और उसके बाद कहती है, तो एलिस क्या तुम कुछ कह रही थी कि मैं तुमसे नहीं जीत सकती। और इसके बाद ही मिलेडी रोने लगती है और कहती है कि एलिस तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। वेल इसके बाद एलिस को अपनी गलती समझ आती है और दोनों ही फिर से एक अच्छे बॉन्ड में आ जाते हैं। और तभी हम वहाँ पर नरवा को देखते हैं जो आके कहती है कि शायद मुझे ये मोमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हम कूफा को देखते हैं जो कि उसी लड़की से मिलने गया था जो इससे पहले मलिडा से मिलने आई थी। उसे लग रहा था कि वो लड़की कहीं ना कहीं ब्लैक मैनियाक हो सकता है, जिस वजह से कूफा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ भी करना है तो तुम कर सकते हो। लेकिन कूफा गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी वो अपने माना को रिलीज करती है और कहती है कि मैं टॉप 3 नोबल फैमिलीज में से एक की बेटी हूँ। तब कूफा उसको सॉरी कहता है और उसे तभी समझ आ जाता है कि ये आखिरकार ब्लैक मैनियाक नहीं है। जो असली ब्लैक मैनियाक है वो पक्का अभी कहीं ना कहीं मिलेडी के पास होगा उसे मारने के लिए। तभी कूफा वहाँ से जितनी स्पीड हो सकता था मिलेडी के पास भागता है। दूसरी तरफ हम मलिडा को देखते हैं जिसे नरवा का ऑरा थोड़ा सा चेंज महसूस हो रहा था। और तभी हम नरवा को देखते हैं जो कि अपना रूप बदल कर ब्लैक मैनियाक बन जाती है और अपना वेपन निकाल के वहाँ पर एक इतना ज्यादा खतरनाक हमला करती है जिससे कि पूरा कैसल ही उड़ जाता है। तभी हम मलिडा को देखते हैं जो कि एलिस के साथ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी मैनियाक मिलेडी के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। मिलेडी भी पूरी तरीके से रेडी थी उससे लड़ने के लिए क्योंकि उसे आखिरकार एलिस को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन जब वो लड़ रही थी तो मैनियाक उसको आराम से डोमिनेट कर रहा था क्योंकि मिलेडी उसके सामने कहीं स्टैंड ही नहीं करती। और आखिर में हम देखते हैं जब मैनियाक उनको खत्म करने ही वाला था तभी अचानक से बीच में कूफा आ जाता है जो कि एक हीरो की तरह मैनियाक के अटैक को रोक लेता है। तभी वहाँ पर रोज भी आ जाती है कूफा की मदद करने के लिए, लेकिन शायद इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि कूफा ने एक ही अटैक में मैनियाक को महल से बाहर फेंक दिया था। और हम देखते हैं इस लड़ाई के दौरान ब्लैक मैनियाक के कपड़े भी फट चुके थे और क्योंकि वो एक लड़की है तो वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। और क्योंकि हमारा कूफा एक जेंटलमैन है तो वो उसे कुछ कपड़े और एक लेटर देते हुए कहता है कि ये लेटर गिल्ड में दे देना और इस मैटर को यहीं पर खत्म करो। और इसके बाद ही हमें नरवा को भी दिखाया जाता है जो कि एकेडमी के पीछे बेहोश हुए पड़ी थी। बाद में हम देखते हैं मलिडा को जो कि एलिस के साथ थी और कहती है कि मैं सोच रही हूँ मैं एक नया टीम बनाऊं जिस टीम में मैं तुम्हें लीडर बनाना चाहती हूँ और वो टीम हम खुद के लिए रन करेंगे। और एलिस इस इनविटेशन को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों ही एक दूसरे से गले मिलते हैं। बाद में हम देखते हैं मलिडा सो रही थी जहाँ पर कूफा उसके सामने एक सॉर्ड को रखा हुआ था। तब अचानक से मलिडा उठ जाती है और कूफा कहता है कि कांग्रेचुलेशंस मलिडा भी फाइनली तुम्हारी ट्रेनिंग काम आ रही है, तुम सोते सोते भी अपने एनिमे को पहचान सकते हो।
लेकिन मलिडा तो काफी ज्यादा गुस्सा थी और कहती है कि मैं सो रही थी, तुम अभी भी मुझसे ट्रेनिंग करवा रहे हो। तब कूफा उसे कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हारी स्कूल ट्रिप बहुत ही जल्दी चालू होने वाली है। इसके बाद ही हम देखते हैं कूफा को और मिलेडी को जो कि स्ट्रीट्स में चलते चलते जा रहे थे, जहाँ तभी कूफा का एक कॉम्पेनियन कूफा को एक मेडिसिन देते हुए कहता है कि इसको संभाल के यूज करना। तब कूफा उस मेडिसिन को लेके अपने पीछे छुपा लेता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर रोज और एलिस भी आ जाती है और रोज आते साथ कूफा को कहती है कि कूफा प्लीज मुझसे शादी कर लो। और ये सुनने के बाद नहीं पता क्यों मिलेडी का चेहरा बहुत ही अजीब सा हो जाता है। लेकिन तब रोज कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मेरे फादर मेरी शादी बहुत जल्दी तय करने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी से भी हो जाए। तो मैंने अपने फादर को ये बोला है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। तो कूफा बस तुम्हें मेरे फादर के सामने मेरा साथ देना है और कुछ भी नहीं। ये एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन कूफा इस बात के लिए राजी हो जाता है और ये बात मलिडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और ये काफी नहीं था कि जाते टाइम रोज कूफा के साथ चिपक रही थी। मलिडा भी अपने कंपटीशन को बढ़ाना नहीं चाहती जिस वजह से वो भी कूफा के साथ चिपक रही थी। और तभी वहाँ पर एक टीचर आते हैं जो आके उनको कहते हैं ये एक एकेडमी है और तुम दोनों को अपने हद में रहना चाहिए। और वो टीचर मलिडा और रोज को इधर उधर सुनाने के बाद एलिस के पास जाती है और उसको कहती है देखो एलिस कितनी अच्छी बच्ची है, जहाँ मलिडा जो उसकी कजन वो बिल्कुल उससे उल्टी है। मलिडा ये सुनने के बाद कहता है अरे ठीक है, वैसे भी तुम्हारी बातों से फर्क किसे पड़ता है। थैंक्स टू कूफा मलिडा को ऐसा रिप्लाई देना उसी ने सिखाया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक कैरेज आके रुकता है जिसमें से एक अननोन पर्सन निकलता है और हमें बताया जाता है वो अननोन पर्सन और कोई नहीं रोज के डैड थे। रोज के डैड एक बहुत ही जाने माने आदमी थे। तभी रोज के डैड कहते हैं कि मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस एकेडमी को देखूं और कोई अच्छा लड़का मिले तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा सकूं। लेकिन तभी रोज कहती है कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके पसंद से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने अपने पसंद का लड़का सिलेक्ट कर लिया है। और तभी रोज कूफा के तरफ इशारा करती है और तभी उसके डैड कूफा को देखते हैं। उसे देखने के बाद उसके डैड कहते हैं तो अच्छा ये लड़का है। और तब उसके डैड गन निकालने वाले थे लेकिन अचानक से नहीं पता क्यों उनके डैड रुक जाते हैं क्योंकि कूफा से उनको एक बहुत ही अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी जो कि रोज के डैड को डरा देती है। तब रोज के डैड को लगता है कि कहीं ना कहीं उसने कूफा को पहले भी देखा है। तब उसके डैड थोड़ा पीछे जाते हैं और कूफा से माफी मांगते हैं और फिर कहते हैं करीबन कुछ सालों पहले एक केस आया था जिसमें 12 साल के लड़के को किसी ने मार दिया था और नहीं पता क्यों लेकिन उस कल्प्रिट का फेस मुझे कूफा से मिलता जुलता लग रहा है। ये सुन के वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कूफा कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी प्रिंसिपल कहती है कि आपको एकेडमी का टूर के लिए लेट हो रहा है। तब रोज के डैड वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ही कूफा भी कहता है कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा मलिडा। तब मलिडा कहती है कि कूफा कहीं तुम उन रोज के डैड के बारे में तो नहीं सोच रहे। चिंता मत करो कूफा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तब कूफा कहता है कि मैं इतना किसी के बारे में नहीं सोचता, जिससे मुझे फर्क पड़ता है वो बस तुम हो मलिडा। और इसके बाद कूफा अपने रूम में चले जाता है। लेकिन मलिडा को अभी भी बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था। वो अपने क्लास में बैठी थी लेकिन वो बस कूफा के बारे में ही सोच रही थी। वो ये सब और सह नहीं पाती और क्लास के बीच में से ही वहाँ से दौड़ के कूफा के पास चले जाती है। जब बीच में वो जा रही थी तब बीच रास्ते में ही उसे ब्लैक मैनियक मिलती है और अब ब्लैक मैनियक उसके ऊपर हमला नहीं करेगा क्योंकि वो अभी सारे काम छोड़ के इस एकेडमी में एक टीचर बन चुका है। तभी मलिडा को कुछ बहुत ही स्ट्रेंज सा महसूस होता है और अचानक से कॉरिडोर के लास्ट में से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी हम देखते हैं एक लड़की जो कि क्लासरूम में बिना किसी कारण के ही बेहोश हो गई थी और उस जगह पर सब लोग प्रेजेंट हो चुके थे और कूफा भी वहीं पर आ चुका था। तब रोज के डैड कहते हैं मेरे पास एक एडवांस्ड सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर इस लड़की के बेहोश होने के पीछे राज क्या है। तब हम देखते हैं कि रोज के डैड उस सॉल्यूशन को एक बॉनफायर में जाके डाल देते हैं और तभी उस फायर का कलर चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तब रोज के डैड उसको देखते हैं और कहते हैं अच्छा तो ये बात है। इस कलर का मतलब ये है कि इस इंसिडेंट के पीछे एक लड़के का हाथ है और उस लड़के की एज 18 से 19 साल के बीच में होगी। और ये सुनने के बाद ही वहाँ पर मौजूद प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट्स कूफा की तरफ देखने लगते हैं। तब कूफा कहता है कि मैं खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर सकता लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है सब लोग ट्रेन में होते हैं और साथ में कूफा भी होता है। कूफा को कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं मिली होती। दूसरी तरफ हमें मलिडा को दिखाया जाता है जो कि एलिस को कहती है, मुझे पता है कि कूफा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे किसी न किसी का हाथ तो होगा। ये सब मिलके एक ट्रिप पे जा रहे थे जहाँ ये एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया पे जा रहे थे। वो एक बिल्कुल शांत एरिया था जहाँ पर इससे पहले कोई भी कभी भी नहीं गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग फाइनली एक जगह पर पहुँच चुके थे और वो जगह एक फार्म टाइप का लग रहा था जहाँ सारे टाइप के वेजिटेबल्स उगाए गए थे। हम मलिडा को देखते हैं जो कि लगातार कूफा को घूरे जा रही थी। तभी वहाँ पर उसे एक स्ट्रेंज सी आवाज सुनाई देती है तो वो इधर उधर देखने लगती है। तब वो एक बड़े से पत्थर के पास पहुंचती है जिसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। जैसे ही मलिडा उस पत्थर को छूने वाली थी उससे पहले ही वहाँ पर कूफा आके उसको रोक देता है। तब वहाँ पर रोज के डैड भी आ जाते हैं और उन लोग को उधर से जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। तो ये एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है जहाँ कुछ भी हो सकता है। तभी वहाँ पर रोज के डैड के पास फिर से एक आदमी दौड़ के आता है और कहता है कि फिर से एक आदमी बिना किसी कारण के बेहोश हो चुका है। तब रोज के डैड, कूफा और मलिडा सब लोग उस जगह पर जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ एक आदमी था जिसे एक बहुत ही अजीब सी बीमारी हुई थी और वो अपने खुद के काबू में नहीं था और सबको मारे जा रहा था। तब रोज के डैड सोल्जर्स को कमांड करते हैं कि इसको अभी यहीं पर मार डालो। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और ये बीमारी एक अननोन जगह पर हुई थी तो वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और ये सब देख के वहाँ पर सारी लड़कियाँ बहुत ज्यादा दंग रह चुकी थी क्योंकि उनके सामने ही एक जन को मारा गया था। यहाँ तक प्रिंसिपल भी रोज के डैड को मना करते हैं लेकिन रोज के डैड कहते हैं कि इसको मारना ही होगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब ये सब हो जाने के बाद हमें रोज और कूफा को दिखाया जाता है जहाँ पर रोज कूफा को एक चर्च के अंदर ले गई थी और वहाँ जाने के बाद रोज कूफा से पूछती है, कूफा आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की? अगर तुम चाहते तो मुझसे शादी करने वाले नाटक से ना भी कह सकते थे, लेकिन आखिर तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? कूफा कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रोज के पास आके उसको घेर लेते हैं। तब रोज भी नीचे बैठती है और कूफा से कहती है, ये कुछ अनाथ बच्चे हैं जैसे कि मैं थी, मैंने और मेरी फैमिली ने इनको बचपन से ही पाला है। और इसके बाद भी कूफा कुछ कहता नहीं है और फिर से मलिडा के पास मलिडा के रूम में चले जाता है। लेकिन मलिडा उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है, आखिर तुम मुझे बिना बोले कहाँ चले जाते हो? वो काफी गुस्सा थी लेकिन तभी कूफा उससे पूछता है, मलिडा क्या तुम मेरे साथ डेट में जाना चाहोगी? और ये सुनते साथ नहीं पता कैसे मलिडा का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है और वो कहती है, क्यों नहीं। अगले सीन में ही हम देखते हैं कि वो दोनों मिलके बहुत सारे टनल्स को एक्सप्लोर करते हैं। वो लोग एक ऐसे टनल में जाते हैं जहाँ पर वो नीचे गिर जाते हैं लेकिन तब वो लोग वहाँ पर फ्लोट करने लगते हैं। कूफा और मलिडा इस केव में गिरते साथ ही वहाँ पर फ्लोट करते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। कूफा ये भी कहता है कि ये एक जीरो मैग्नेटिक फील्ड है जिस वजह से हम लोग उड़ रहे हैं। तब मलिडा पूछती है, आखिर तुम्हें इन सब अननोन प्लेसेस के बारे में इतना कैसे पता है? तभी कूफा कहता है कि बहुत सालों पहले मैं एक मिशन में यहाँ पर आया था। अब फाइनली उनका घूमना खत्म होता है और मलिडा अपने रूम में आके फिर से सोने लगती है। सोने से पहले वो कहती है कि कूफा आज मुझे बहुत मजा आया और इसके बाद मैं कभी फिर से तुम्हारे साथ जाना चाहूंगी। और ये सब कह के मलिडा वहीं पर सो जाती है। तब कूफा साइड में बैठे हुए कहता है कि तुम्हारे अलावा आज तक मुझे किसी ने भी पसंद नहीं किया और यही तो वजह है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जरूर से कमेंट कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज 150 कमेंट्स को पूरा कर देना। और यार ये एनीमे आपको कैसा लगा आप 10 से रेटिंग कर सकते हैं। मेरे को तो ये एनीमे ज्यादा खास नहीं लगा तो मैं इसे 6/10 की रेटिंग देना चाहूंगा। और मेरे को ये भी बताना कि अभी ऑनगोइंग एनीमेज जो चल रहे हैं क्या मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।